हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी लोगों ने देखा फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका वन शॉट आएगा थ्योरी का, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सारे कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल 50 प्लस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने 32 न्यूमेरिकल शायद कर लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसकी जो वीडियो होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है पहले वो जाके बेसिक वीडियो देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें दोनों में लेंस की बेसिक पढ़ाया गया, एक वीडियो में पार्ट 1 में मिरर का बेसिक पढ़ाया गया। आज के जो क्वेश्चन है 2026 में डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने हैं, जो कि अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन कुमार मित्तल की किताब में वो दे रखा हुआ है और आपके पेपर में ये पूछा जाने वाला है। इसलिए आज के जो न्यूमेरिकल इसको तो घोल के पी जाना, ये बात ध्यान रखना। सही बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ 2026 के पेपर में कौन सा न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, चलते हम लोग। कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे, हमने आपको बताया 32 नंबर तक क्वेश्चंस आपके हो गए। 32 नंबर तक क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, है ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला 2025 के पेपर में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि अभी तक पेपर में तो नहीं पूछा गया यूपी बोर्ड के, लेकिन इस साल पूछे जाने के चांसेस है 2026 के, क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछा गया और 2026 में सारे नए क्वेश्चन आने वाले। सारे क्वेश्चन कुमार मित्तल के एनसीईआरटी बेस्ड है। कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है, मतलब फोकल लेंथ निकालना है हम लोगों को। एक लेंस की फोकल लेंथ निकालना है। यदि इफ इट्स पावर इज -2 डायोप्टर, यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर हो। पावर को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। -2 डायोप्टर हो, ठीक है। ये आप लोगों से कह रहा है यदि प्लस एक क्षमता वाला एक लेंस है, प्लस एक क्षमता वाला लेंस है, उसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करने के। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उसके बाद आगे वाले पोर्शन को सॉल्व करने के 2 नंबर मिलेंगे। टोटल कितने नंबर मिलने वाले? 4 नंबर मिलने वाले। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस whose power is -2 डायोप्टर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, और एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था P इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। तो आप जिसमें निकालना चाहो उसमें निकाल सकते हो। हम लोग सेंटीमीटर में इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो P इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। एफ निकालना है तो एफ को इधर भेज देंगे, तो एफ बराबर आ जाएगा 100 पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू -2 डायोप्टर है तो -2 रख देंगे, काट देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो एफ बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हम लोगों के पहले क्वेश्चन में फोकस। अगर पूछा जाता लेंस कौन सा है, यहाँ पे तो खाली ये कह रहा था कि लेंस की फोकस दूरी करना करो। अगर ये कह देता कि बताइए कि लेंस कौन सा है, तो आप लोगों को पता है एफ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारे सामने कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। अगर एफ निगेटिव आता है इसका मतलब वो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है बच्चों। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है यदि प्लस एक डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस और है, मान लेते हैं एक लेंस और है, P2 लेंस है मान लेते हैं, उसकी जो क्षमता है वो कितनी? प्लस का एक डायोप्टर है। लेंस उसके साथ जोड़ दिया जाता है। किसके साथ जोड़ दिया जाता है? पहले वाले के साथ जोड़ दिया जाता है, मान लेते हैं इस P1 के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो टोटल पावर कितनी निकलेगी? P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P1 कितना है बच्चे? -2 प्लस का P2 कितना है? 1। तो P बराबर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, दो में एक गया एक, माइनस का एक डायोप्टर, ठीक है। ये आ गया रिजल्टेंट P आ गया आप लोगों का माइनस का एक डायोप्टर। तो कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या करेंगे? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए दोनों के पावर को जोड़ देंगे। उसके बाद ये जो आया, अब यहाँ से हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। F निकालना है तो F बराबर हो जाएगा 100/P। तो F बराबर हो जाएगा बेटा 100 कितना है? 100 कितना है यहाँ पे? 100 का तो 100 ही रहेगा, और P कितना है यहाँ पे? -1। तो F बराबर आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई। किसकी फोकस दूरी आ गई? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल है, वही मेथड है, बस आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंपल है, प्यारा सा क्वेश्चन है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, दूसरा पार्ट नहीं देखा है, उसको जरूर देखो, क्योंकि बेसिक तो वहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है। हमारे पास एक मिरर है। हमने कहा जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिख लिया जाता है क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। से कोई पिन, एक पिन है, इस उत्तल दर्पण से कोई पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका मतलब ये वस्तु की दूरी दे रखी है। ये वस्तु की दूरी दे रखी है,
वस्तु क्या है, पिन है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, यू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसकी जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर की जो होती है वो कैसी होती है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है आप लोगों को, तथा प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति का मतलब नेचर भी बताना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी, उसके साथ साथ नेचर निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वी। यहाँ मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। एफ की जगह क्या रखेंगे बेटा हम लोग, प्लस का 15। यू कितना दे रखा है आप लोगों को, यू दे रखा है माइनस का 10। वी निकालना है तो वी को ऐसे ही लिख दो, तो हो जाएगा। वी को निकालना है, इसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पे। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/15, माइनस का 1/10 इधर आएगा, प्लस का 1/10। ये दोनों कैल्शियम क्या होगा, जब इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो मेरे ख्याल से 30 आएगा। करके देख लो। सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दो, 2 पंचे 10। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 पंचे 10। 5 को ऐसे ही लिख दो, 5 में तो नहीं जाएगा, फिर 5 में दो, 1 और 1, 5 यही 15 दूनी 30। 30 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 15 का भाग 30 में देंगे, 2, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे, 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3। तो 1/v इज इक्वल टू 3 2 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब v पॉजिटिव आ रहा है बेटा, v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आपको ये पता है बेटा, आपको भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। और वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे नेचर भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, लिख लिया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण है बेटा, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है। इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। मतलब एक हमारे पास अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष ये है, ये इसका ध्रुव है। तो कह रहा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यहां से यहां तक हो गई की दूरी पर स्थित एक वस्तु, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब वहीं पे ही बनता है जहां पे वस्तु रखी गई है। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए वस्तु कहाँ रखी गई, तो आप तो बता सकते हो ना, वक्रता केंद्र पे रखी गई है। कहाँ रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वही वस्तु पर ही बनेगा, कब, जब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही क्या है, 30 है। तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये दोनों की दोनों क्या ले लेंगे बेटा, 30 ले लेंगे। और आपको पता है निगेटिव साइड बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो, कॉनकेव मिरर है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी निकालनी है आपको। फोकस दूरी का मतलब हो गया बेटा एफ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है आपको। सिंपल है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। एफ निकालना है, u दे रखा है माइनस का 30, प्लस का v दे रखा है माइनस का 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/30, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30। तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का बेस सेम है, यही इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिख लेंगे। 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, -2/30। तो एक कम दो, तो 15 हम 30। 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, f इज इक्वल टू माइनस का 50। और आपको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल कैसी होती है, निगेटिव होती है। देखो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आपसे कह रहा है जहां वस्तु रखी जाती है वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम क्या है, आपको पता होगा अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर इब्लम, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण किन्हीं एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या
तथा वर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है ना, साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों नियम है, आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको लिखा देंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी। बेटा ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर का आएगा और ये 2 नंबर का आएगा न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादा पूछता है, थ्योरी भी और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के, एक हमारे पास लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है बेटा। उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक क्या रखी गई, 3 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई, मतलब वस्तु की लंबाई दे रखी है। वस्तु की लंबाई दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी अर्थात फोकल लेंथ आपको दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी भी दे रखी है बच्चा आपको, वस्तु की दूरी भी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। सॉरी, कितना दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू कहते हैं, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होती है, निगेटिव। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी, वी निकालना है आपको बेटा, वी निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ आकार निकालना है, आकार का मतलब होता है साइज, आई निकालना है। तो सबसे पहले आपको सामने लेंस क्या रखा है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। यहाँ से पहले v निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/f की जगह कितना रखेंगे 30, v निकालने इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस का 1/u कितना दे रखा है -10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। क्या करेंगे 1/v जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। इस 1/10 को इधर ले आएंगे तो 1/30 प्लस का 1/10 इधर आया माइनस का 1/10, 1/v इज इक्वल टू 30, इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 का डिवाइड 30 में करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 माइनस का 10 का डिवाइड 30 में करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, सॉरी 10 का डिवाइड 30 में करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3। तो ये आ जाएगा बेटा 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गया माइनस का 2 बटे 30, 2 1 कम 2, 2 15 30। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1 बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। v आ गया आपके पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस में अगर v निगेटिव आ रहा है तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में वैसे v पॉजिटिव आता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है यहाँ। लेकिन अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बन रहा है, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आकार निकालना है ना, आई, तो किससे निकलता है, एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा उसको देख लेना जाके। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। v कितना दे रखा है, v कितना आया हमारे पास माइनस का 15, u कितना दे रखा है बच्चे माइनस का 10 इज इक्वल टू आई निकालना है। और o कितना दे रखा है आपको, o कितना दे रखा है 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू आई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, आई बराबर क्या आ जाएगा 9/2, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, आई बराबर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। और देखो आई पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा है इसका मतलब सीधा बनेगा, इसका मतलब कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना। और वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर की थी, इमेज 4.1 4.5 का बन रहा है, इसका मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है इसका मतलब, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस कल मैंने ढेर सारे सॉल्व कराए थे, आज आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2023-25 में पूछा गया है, ये कल कराए थे। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य चालक को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगाया है ना। एक उत्तल दर्पण है हमारे पास, उत्तल दर्पण का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 2 मीटर है बेटा। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इसकी बेटा फोकस दूरी कितनी होगी, ये आधी हो जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो कह रहा, अच्छा फिर कह रहा है कि बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की मतलब वो जो हमारा मिरर है
उसके पीछे से एक गाड़ी आ रही है और उस मिरर से उस गाड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसी समय कितनी हो जाती है? 4 मीटर की हो जाती है। मतलब वस्तु की दूरी है ये बेटा। ये क्या है? वस्तु की दूरी है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, यू दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 मीटर। आपको पता है यू नेगेटिव होता है। फिर कह रहा है तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मतलब प्रतिबिंब की दूरी बतानी है आपको। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब आपको पता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल। क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है ना? सिंपल है। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। किरण आरेख भी बनाना है। चलो देखते हैं अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू, मिरर है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। एफ कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पे? एफ कितना दे रखा है? 1 मीटर। और कॉन्वेक्स है तो ये प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 की 1 रख देंगे। इज इक्वल टू 1/u की जगह क्या रखेंगे बेटा? माइनस का 4 प्लस का 1/v। v निकालना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। 1/v इज इक्वल टू 1/1। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/4। तो जगह 1/v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 5/, v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर क्या आ जाएगा? उल्टा कर देंगे 4/5। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 अनठी 40, 0.8। 0.8 मीटर की डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। 0.8 मीटर की डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन हमने कल आपको कराया था। ठीक है, कह रहा किरण आरेख भी बनाइए। तो हम लोगों को पता है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे इसको लाइन खींच, इसका फोकस होता है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर फोकस है, केंद्र यहाँ पे डबल इसका हो जाएगा। ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है। तो वहां से वहां तक की भी दूरी कितनी होगी? 3 ही होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को चालक के देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला, बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वक्रता त्रिज्या वो कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, ऐसे बना के लिख देना 2 मीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा, ये एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 4 मीटर। कितने मीटर है? 4 मीटर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है किरण आरेख बनाना है तो कोई लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाके ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं? फोकस से मिलाते हैं। दूसरी लाइट कहाँ से जाती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है। जहाँ कट करेगा वहां उसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। जहाँ कट करेगा वहां उसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में सीधा इमेज बनता है लेकिन आभासी बनता है। ये देखो सीधा बन रहा है, ठीक है, आभासी बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये आपको किरण आरेख किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये कल हमने आपको सारी चीजें बता रखी थी। सर ये रिफ्लेक्ट की हो गई क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है ना, परावर्तक सतह होती है। पीछे पॉलिश लगी हुई है इसलिए यहाँ पे लाइट आएगी, ऐसे टकरा जाएगी, लेकिन हम फील करते ही यहाँ जाके मिल रही है। ठीक है, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, जहाँ कट करेगा वहां उसका इमेज बन जाएगा। छोटा सा इमेज बन रहा है, देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से रे डायग्राम पेपर में पूछा जाए तो बना लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको मैं कराऊंगा, इसके बाद इसको लास्ट में कराऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, इसको कराना है। अभी हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते जो अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसी के जैसा है। कह रहा है एक मोटर बाइक है, पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला। ये भी आप कर लेना, ये भी आप कर लेना। वक्रता त्रिज्या दे रखी है 4 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको कितना? 4 मीटर। 4 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी आधी नहीं हो जाएगी? 2 मीटर। अब आपको कह रहा है एक उत्तल दर्पण लगा, सभी को पता है। पीछे से आ रहे वाहन को देखने के लिए कौन सा मिरर लगता है? कॉन्वेक्स मिरर लगता है। कह रहा बाइक से पीछे आ रहा है एक वाहन जिसकी मोटर बाइक से किसी समय दूरी 8 मीटर है। इसका मतलब ये वस्तु की दूरी दे रखी है। अब आप कर लेना ये क्वेश्चन को। ये वस्तु की दूरी दे रखी है 8 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है? माइनस होती है। और फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का? प्लस होता है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। मतलब आपको वी निकालना है। ये यू दे रखा है, ध्यान रखना, ये यू दे रखा है। तो वी निकाल लेना वही वाले फॉर्मूले से। कर लोगे? नहीं कर लोगे बच्चों? ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है, मैंने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है ये देखो, बढ़िया सा है। कह रहा जल तथा कांच में प्रकाश की चालें दे रखी है। जल में प्रकाश की चाल दे रखी है। जल में प्रकाश की चाल दे रखी है बेटा आपको। यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल दे रखी है कितनी? 2.25।
अब यहाँ टाइम से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दे रखी है। साथ ही साथ 2.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये किसकी दे रखी है? कांच में दे रखी है। मतलब जल में प्रकाश की चाल ये दे रखी है और कांच में प्रकाश की चाल ये दे रखी है। कांच में प्रकाश की चाल ये कितना दे रखा है बेटा? वहां देख के बताओ। 2 × 10 की घात 8। सर पॉइंट लगा है 2 के बाद, तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करनी है। अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पानी के सापेक्ष कांच का। पानी के सापेक्ष कांच का ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, और वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक है, तो आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले अपवर्तनांक निकालना है, एन निकालना है। पानी के सापेक्ष कांच का निकालना है, तो कांच का निकालना है, कांच को यहाँ लिखो। पानी के सापेक्ष निकालना है तो डब्ल्यू को यहाँ लिखो। ठीक है, मैंने क्या कहा था आप लोगों से? मैंने आप लोगों से क्या कहा था बेटा? जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी चाल ऊपर लिखी जाती है, जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसकी चाल नीचे लिखी जाती है। किसके सापेक्ष बोला? पानी के सापेक्ष, तो लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना चाल वाला, क्या करना? जिसके सापेक्ष बोला, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा उसकी स्पीड ऊपर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी स्पीड नीचे, तो लिख देंगे कांच में प्रकाश। अब क्या करेंगे? पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8, और कांच में कितनी? 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो आ जाएगा। 200 का भाग 225 में दोगे बेटा, 200 का भाग 225 में दोगे तो 200 एक कम 200, दशमलव लगाया, 25 बचा, जीरो बढ़ाया, 200 छक्का 250 मेरे ख्याल, सॉरी 200 एक कम 200, 25 बचा, दशमलव लगा, अजी इधर दे लो ना। 200 का भाग 200 एक कम 200, 25 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 200 एक कम 200, 50 बचा, लगाया, फिर जीरो रखो, 400, 100 बचा, 100 बचा, दशमलव लगा, फिर जीरो बढ़ाया, 255,000। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.145, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। लेकिन अब आप लोगों से कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का कैसे करेंगे? पहले यहाँ लिख लेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक के लिए हमने क्या बोला था? एन लिखते हैं। किसका निकालना है? कांच का, तो कांच के लिए क्या लिखते हैं? ग्लास, जी। ठीक है, किसके सापेक्ष बोल रहा है? वायु के, तो वायु के लिए क्या लगाएंगे? ए। तो मैंने क्या कहा था, जब कभी ऐसा है जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी चाल ऊपर लिखी जाती है, तो वायु में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रख लेना। जब कभी किसी के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना और दो स्पीड दे रखी हो, तो जिसके सापेक्ष निकालने के लिए बोलेगा उसकी चाल ऊपर लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए? ग्लास का, तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? नहीं दे रखी है, आपको याद होना चाहिए। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई कांच में आपको दे रखी है। कांच की कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये और ये कट गया, 3/2, 2 का भाग इसमें देंगे 1.5, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आंसर। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसको यहाँ, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको यहाँ। ठीक है, अब इस यहाँ दो स्पीड दे रखी थी, तो क्या करेंगे? जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी चाल ऊपर लिखी जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसकी चाल नीचे लिखेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, सिंपल है, बहुत तरीके से क्वेश्चन करा चुके हैं। कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब जानते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा दे रखा है आपको कितना? 20 सेंटीमीटर का मतलब इसका एफ क्या होगा? इसका एफ क्या होगा? इसका आधा 10 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर की फोकस कैसी होती है? निगेटिव, तो माइनस लगा दो। कह रहा कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है। वस्तु की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यू कैसा होगा? निगेटिव होगा, सभी को पता है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालो। सर ये कैसे पता कर रहे हो निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो कल की वीडियो देखो जाके ना बेटा। और यू तो वैसे भी निगेटिव ही होता है, चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है आपको। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u प्लस का 1/v। तो आपको f दे रखा है माइनस का 10, u भी दे रखा है बेटा आप लोगों को माइनस का 15। v निकालना है तो v को ऐसे ही लिख, है ना? माइनस का 1/10, और ये माइनस का 1/15 इधर आ जाएगा, प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30।
10 का डिवाइड 30 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15 का भाग 30 में देंगे 2, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, 1/v जाएगा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया, एक बच्चा 3 बड़ा है, माइनस का साइन माइनस लगा डिवाइड बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंट। तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसको क्या कर लो मेरे बच्चे, नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप खाली यहाँ समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे जाके इसको खुद लगाइएगा, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, वैसा ही क्वेश्चन है, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, एक अवतल दर्पण है, एक कॉनकेव मिरर है। थोड़ा तबीयत नहीं सही इसलिए बेटा धीरे बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी का मतलब क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ एफ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। मेरा 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई दे रखी है भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ओ दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कहाँ रखी जाए, इसको कहाँ पे रखें, इसको कहाँ पे रखें, है ना, इसको कहाँ पे रखा जाए बेटा कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। कह रहा वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई हो वो कितनी हो, आई दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा वस्तु को कहाँ रखे, मतलब वस्तु की दूरी ज्ञात करनी। दूरी का मतलब होता है बेटा यू निकालना है, यू। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को खेल खेलना पड़ेगा, और खेल क्या करेंगे हम लोग, खेल क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ से एक हम लोग m निकालेंगे। m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये होता है नहीं होता है ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो m बराबर क्या आ जाएगा बेटा, m बराबर आ जाएगा, m को हटा दो यहाँ से, पहले v आई यू निकाल लो, कोई एक चीज निकाल लो, है ना। तो माइनस का v अपॉन यू बराबर i कितना दे रखा है आपको 1 बटे o कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से अगर आप लोगों को u निकालना है ना, तो u निकालना है, v निकाल लो यहाँ से, v बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4v, u बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4v, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 4v। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का u में, u बराबर माइनस का 4v। अब हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन v। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, एफ कितना दे रखा है बच्चे, एफ आपको दे रखा है माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो माइनस का 12 इज इक्वल टू, यू की जगह यू ही रखेंगे, सॉरी यू की जगह आपको यू निकालना है ना, तो यहाँ से v, आपको तो u निकालना है ना, तो आप यहाँ से v की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 4v, माइनस का 4v इज इक्वल टू u। तो v बराबर क्या आ जाएगा, u अपॉन में ये 4 नीचे आ जाएगा माइनस, हम कह सकते हैं v बराबर जाएगा माइनस का u बाई 4, क्या आ जाएगा v की जगह पहले u को यही u लिखो। सर u को क्यों नहीं चेंज कर सकते बेटा, u निकालना है तो u तो आपको चाहिए चाहिए है ना, 1 अपॉन v कितना है बेटा, 1 अपॉन v कितना है आपके सामने माइनस का 4 अपॉन माइनस का u अपॉन में 4 है ना, यहाँ पे रखेंगे माइनस का u अपॉन में 4। अब क्या करेंगे, माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 4 प्लस माइनस अरे आप लोग एक बार जरा, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। आप क्या निकालो यहाँ से, v निकाल लो, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 4 का मल्टीप्लेस में करेंगे माइनस का 4v, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से v निकाल सकते हो, v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस 4 नीचे आ जाएगा, u अपॉन में माइनस का 4, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का u अपॉन में 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया v। अब इसको यहाँ पुट कर दो, 1 अपॉन एफ की जगह माइनस 12 रख दो, u की जगह u ही रखो, v बराबर क्या रखोगे आप लोग, माइनस का u अपॉन में 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, प्लस माइनस माइनस ये 4 ऊपर चला गया बेटा, 4 अपॉन में u, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/12 इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो u इधर आ जाएगा, और 1 माइनस 4, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 1/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3/u, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u बराबर 12 का 12, 12 तो 14, 36 करेंगे, तो 12 का 12, 12 तो 24 आती है 36 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया u। मतलब u को अगर हम लोग 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तब हमारा जाके इमेज उसका एक बनेगा, ठीक है, 1 मीटर लंबाई का। तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन, ये आपके घर के लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। ये मैं इस तरीके का करा चुका हूँ, देखो यहाँ पे भी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे भी वस्तु की लंबाई दे रखी है, यहाँ वस्तु की दूरी भी दे रखी है, तो आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो यहाँ पे भी वही चीज है, कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसका मतलब एफ दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव होती है। फिर कह रहा है कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, मतलब यू निकालना है, निकालना है कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। गुना का मतलब एम दे रखा है 5 गुना, और वास्तविक बोलेगा तो माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस। ठीक है, तो आपको पता है एम बराबर क्या होता है? माइनस का वी अपॉन यू बराबर माइनस का 5/1। माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी बराबर क्या आ जाएगा? 5u। ये बराबर क्या आ जाएगा? 5u। ठीक है, 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। आप लोगों से कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 1/f = 1/u प्लस का 1/v रखेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा 1/f = 1/u। आपको u निकालना है ना, वस्तु कहाँ रखी जाए, मतलब u निकालना है, तो v की जगह हम लोग u लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5u, है ना? अब क्या करेंगे? 1/f = इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 5u इसका एलसीएम आ जाएगा 5u। यू का डिवाइड यू में करेंगे, यू से यू कैंसिल, 5 बचा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 प्लस 5u का डिवाइड 5u में करेंगे, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। 1/f = आ जाएगा 5 और 1। अच्छा, f की वैल्यू भी तो दे रखी है, f की वैल्यू रखो। f कितना दे रखा है यहाँ पे? माइनस का 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 5 और 1 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ये u है बेटा, 5u है, ध्यान रखना। ये जो है u है, ठीक है, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5u का 1 में करेंगे माइनस का 5, u बराबर 15 छक्का 90। ठीक है, तो u बराबर हो जाएगा 90/5, माइनस को इधर रख लो। 5 एकम 5, 4 बचा 5 40, तो u बराबर आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। बराबर क्या आ गया? माइनस का 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। यू निकालना था वस्तु कहाँ रखी जाए, तो आप लोगों ने निकाल लिया। 5 गुना बने तो 5 गुना का मतलब मैग्निफिकेशन देख रखा है, वास्तविक बोलेगा तो निगेटिव लगा देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हमने इसके पहले वाली वीडियो पढ़ा रखी है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं वो पहले जाके मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आज हम लोग क्वेश्चन की खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक उत्तल दर्पण है जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है ना? तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो, एक उत्तल दर्पण है आपके सामने, एक आपके सामने बच्चा उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। एक आपके सामने क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसका मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है। यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो इसको क्या ले लेंगे? कॉनकेव। कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यू तो निगेटिव होता है ना? कह रहा है लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी होती है। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ना एम दे रखा है आपको आधा, 1/2। ठीक है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है, इसका मतलब एम दे रखा है 1/2। तो यहाँ से आप लोग निकालो एम बराबर क्या होता है? इसका वी अपॉन यू इक्वल टू 1/2 ना। तो यहाँ से वी निकाल लो, तो बराबर यू बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू बराबर आ जाएगा माइनस का 2v। यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2 बराबर, यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2 इंटू में वी, और यू आपको दे रखा है कितना? माइनस का 25 बराबर माइनस का 2v, माइनस माइनस कैंसिल, तो v बराबर आ जाएगा 25, 25 ये v आ गया। v आ गया, u आपको पता ही है, तो f निकाल लो। 1/f = 1/u प्लस का 1/v। इस फॉर्म में पुट करेंगे। 1/f = 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? आपको माइनस का 25 प्लस का 1/v की जगह कितना आया है? 25/2। 25/2 सॉल्व करेंगे। 1/f = माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/25, ये 2 ऊपर चला गया तो ये जगह 2/25। ठीक है, ये आ जाएगा 1/f = दोनों का बेस सेम है तो दोनों को ऐसे ही लिख दो, ऊपर वाले नंबर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 1/f = प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 गया, 1/25 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे f बराबर 25 गुणा 1 में करेंगे 25। तो कॉन्वेक्स मिरर था इसलिए फोकस कैसी आ रही? पॉजिटिव आ रही। हो गया। कह रहा आधा बनता है, आधा बनता है मतलब m दे रखा है आपको, आधा बनता है इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? m दे रखा है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये तो आपको पता ही है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल, इसलिए हमने इसको क्या ले रखा है? प्लस का ले रखा है। ठीक है बच्चे, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, कल इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन कराए, ये भी आपके लिए क्या है बेटा? होमवर्क है। ये भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको कराने जा रहा हूँ मैं, आपको ये वाला कराने जा रहा हूँ। कह रहा है
वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का वर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, जल का दे रखा है, साथ ही साथ कांच का दे रखा है। किसके सापेक्ष कह रहा है? वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? 4/3 और 3/2। ओके, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रिस्पेक्टिवली 4/3 एंड 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब जल का वर्तनांक और कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ रखेंगे। दे रखा है 4/3 और 3/2। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट ज्ञात करना है। कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का वर्तनांक ज्ञात करो। अब वर्तनांक ज्ञात करो किसका? जल का। जल का वर्तनांक ज्ञात करो किसके सापेक्ष? कांच के। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ रखेंगे। ऐसी कंडीशन जब आ जाती तो हमने आपको क्या बताया था? इसको ऊपर रखते हैं NW, अपॉन में इसको नीचे रखते हैं NG, के आगे क्या लगा देते? ए और ए। ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3 और ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4/3 डबल फ्रैक्शन है और ये 2 ऊपर चला गया 3, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8/9। क्या आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा वाले कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर। ये लो, हमने क्या कहा? इसको ऊपर लिख दो NG, ये नीचे लिख लो NW, आगे ए लगा दो। ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2 इंटू में ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3। 3 से 3 2 से 2 कैंसिल, क्या गया? 2 आंसर। तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है, ये हम आपको बहुत बार करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको समझ लो। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रखा है? कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एन दे रखा है जल का और कांच का दे रखा है 1.35 और क्या कह रहा है? 1.50। कह रहा है यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का वर्तनांक ज्ञात करो। जल का वर्तनांक, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच के सापेक्ष जी के। यहाँ कुछ नहीं लिखा, ए लिख सकते हैं लोग। कुछ नहीं लिखा, कुछ मत बात नहीं। ठीक है, क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया? इसको ऐसे लिख देंगे, बट इसको ऐसे लिख देंगे। NW आपको कितना दे रखा? 1.5। NG कितना दे रखा? 1.50। पॉइंट से पॉइंट 150 का भाग 135 में 0 पॉइंट समथिंग। चलो, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, जल का वर्तनांक दे रखा था, कांच का वर्तनांक दे रखा था, हम लोगों ने लिख लिया। तो कह रहा है कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ रखेंगे, जिसका निकालना उसको यहाँ रखेंगे। कांच के सापेक्ष जल का वर्तनांक ज्ञात करना है, तो इसको ऊपर इसको नीचे इस तरीके से। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, इसलिए ज्यादा टाइम अभी नहीं दे रहे इन क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है और कल ऐसा क्वेश्चन हमने कंप्लीट आपको यहीं पे करा के छोड़ा था। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, सिंपल है। हमने आपको बोला था, कह रहा है ये लाइट इधर से इधर एंटर कर रही है ना, तो आपको निकालना क्या है? अब अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = sin i अपॉन sin r, है ना। लेकिन i और r आपको नहीं पता। i है क्या? i ये है बेटा, और r क्या है? r ये है। i और r निकाल लो तो टोटल हमने आपको बताया था, ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 का। 90 45 घटा तो ये आ जाएगा, तो एंगल i बराबर क्या आ जाएगा? 90 - 45 = 45 बचा। एंगल r क्या आएगा? ये भी टोटल यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। 90 में 30 घटा तो r आ जाएगा 90 - 30। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेना 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आई की भी वैल्यू पता चल गई, एंगल आर की वैल्यू पता चल गई। इसको सॉल्व करेंगे। n बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई? 45 और साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 60। तो सॉल्व करेंगे। n = साइन 45 की 1/√2 डिवाइड बाई साइन 60 की √3/2। डबल फ्रैक्शन बन गया। इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2 पर चला गया डिवाइड बाई √3। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 कैंसिल, तो n बराबर हो जाएगा रूट बाई, तो हम लिख सकते हैं n = √2। सिंपल है, जब कभी दो एंगल दे रखे हो ये फॉर्मूला लगेगा। n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आई नहीं दे रखा है तो टोटल 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है, इसमें ये वाला एंगल घटा देंगे। आर नहीं दे रखा है, टोटल 90 का बनता है, इसमें 30 घटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो, ये है बहुत शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन, ये इस बार आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन इस बार आने वाला है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। मैं बोला था कौन सा क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे पहली बात तो नॉर्मल नहीं है, आप लोग नॉर्मल खींच लो। नॉर्मल खींचो, जब नॉर्मल खींच लेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा एंगल आई, और एक यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल आर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपसे कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
और नॉर्मल नहीं था तो आप नॉर्मल बना लीजिएगा। नॉर्मल जब बना लेंगे तो ये एंगल बनेगा आई और ये एंगल बनेगा आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 135, तो इतना कितना होगा, एंगल आई कितना होगा, तो एंगल आई बराबर क्या होगा, जब नॉर्मल खींच लेंगे तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बेटा हम लोग 135 में अगर 90 घटा दे तो ये पता चल जाएगा, है ना। तो मेरे भाई अगर हम आपसे बोले, अगर हम आपसे बोल दें, अगर एक मेरी बात समझो, यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल क्रिएट करेंगे, एंगल आई मिलेगा, एंगल आर मिलेगा। तो ये एंगल आई एंगल आर निकलेगा कैसे, टोटल 135 है, ये पूरा नॉर्मल से यहाँ तक का कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 का, तो 135 में 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम लोग एंगल आई निकालने के लिए क्या करेंगे, 135 में 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। इस तरीके से एंगल आर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 120 में इतना कितना होता है बेटा, 90 होता है, तो 90 को माइनस कर देंगे तो एंगल आर बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल आई भी आ गया, एंगल आर भी आ गया, आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसको एन बराबर साइन आई की जगह कितना रखेंगे बच्चे 45, साइन आर की जगह कितना रखेंगे 30। एन बराबर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है नहीं याद है, याद रखना 1/√2। साइन 30 की वैल्यू नहीं याद है, याद रखना 1/2। तो एन बराबर आ जाएगा 1/√2, बस मल्टीप्लाई कराएंगे ये ऊपर चला जाएगा, 2 को इंटू √2 लिख सकते हैं, क्या बचा ऊपर से, एन बराबर आ गया √2। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बनाने के बाद ये एंगल बनेगा आई और ये एंगल बनेगा आर। ये टोटल 90 डिग्री का होता है, 120 में 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 135 में अगर 90 घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ए एन एल है, ए एन एल निकालना है, ए एन, समझो एन ए एन एल निकालना है और एल एन जी निकालना है, एल एन जी इसकी गणना करनी है ना। तो क्या मतलब आपको ए एन एल का अपवर्तनांक और एल एन जी के अपवर्तनांक की गणना करनी। ए एन एल का मतलब क्या होता है, ए एन एल का मतलब क्या होता है बेटा, ए एन एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है द्रव, ए का मतलब क्या होता है वायु। ठीक है, इसका मतलब आपको द्रव का अपवर्तनांक निकालना है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो द्रव और वायु वाला केस ले लो, वायु और द्रव वाला केस ले लो, यहाँ पे भी नॉर्मल नहीं है तो यहाँ पे भी नॉर्मल। ठीक है, ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आर हो जाएगा। अब आप निकाल लेना एंगल आई एंगल आर, एंगल आई क्या होगा भाई, यहाँ टोटल 90 बनता है, 90 में 30 चला जाएगा तो एंगल आई आ जाएगा 60। ये भी टोटल 90 का बनता है, 1945 चला गया तो ये आ जाएगा 40। तो अगर आप लोगों को ए एन एल निकालना है ना, तो ए एन एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ए एन एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन आई अपॉन साइन आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइन आई कितना लेंगे यहाँ पे, आई कितना लेंगे यहाँ पे, आई लेंगे यहाँ 60 डिग्री, बटे आर कितना लेंगे बच्चे, आर कितना लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। एएनएल का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है द्रव का वायु के सापेक्ष, तो वायु और द्रव वाला केस ले लो, माध्यम 1 वायु है ये द्रव है, तो ये दोनों वाला केस लेंगे, यहाँ से आप वर्तनांक निकाल देंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा, साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, एन बराबर आ जाएगा √3/2 इंटू में √2 आ गया और 1 नीचे आ गया, 2 को रूट बराबर आ जाएगा √3 एन बराबर आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये एन आ गया। इसी तरीके से आपको कह रहा है एलएनजी निकालो, एलएनजी का मतलब होता है कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल के सापेक्ष लिक्विड के सापेक्ष। तो कांच और लिक्विड कहाँ है, कांच और लिक्विड ये है, मतलब ये वाला मीडियम, ये कांच है आपका, ये लिक्विड है, इसका निकालना है आपको। ये लिक्विड आपका, ये कांच है, इस सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ लाइन खींचेंगे, अब ये वाला लेंगे, ये एंगल आई सेम 45 जाएगा, एंगल आई 45 आ जाएगा, और ये 90 में 60 जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। इसके सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अब हम लोगों को ये वाला केस लेना है, कौन सा, कांच और लिक्विड। तो ये वाला लिक्विड था, ये कांच था, इन दोनों में आई और आर की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन आई की जगह कितना रखेंगे 45, साइन आर की जगह कितना रखेंगे 60, वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 डिवाइड बाई
tan 60 की वैल्यू √3/2, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, सिंपल होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको एक 5 मिनट की जो वीडियो आएगी उसमें आपको, क्योंकि इसको अलग से बताएंगे, 5 मिनट की एक डोज, मान लो एक डोज आपको देंगे आगे चल के, डेली 1 डोज, है ना, डोज एक सीरीज आएगी उसमें आपको ये क्वेश्चन हम कराएंगे, टेंस, ठीक है। ये आपके लेवल का नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको अभी ये नहीं करा रहे हैं, लेकिन कहोगे तो करा देंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना है। अगर आप कहोगे कराना है तो हम आपको करा देंगे, लेकिन आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। ये सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर आप बोलोगे करा दो तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल है, थ्योरी वाला है। आपसे कह रहा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक दे रखे 1.44, 1.47 और 1.33, मतलब केरोसिन का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 1.44, तारपीन का दे रखा है 1.47 और तेल का दे रखा है 1.33। तो कह रहा है इसमें प्रकाश की सबसे अधिक तीव्र गति किसमें होगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम किसमें होगी। तो देखो आंसर क्या लिखा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जल का। तो इसमें मतलब जल में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। 3 मीडियम आपको दे रखे, एक केरोसिन का तेल, एक तारपीन का तेल और एक आपको दे रखा है जल। इन तीनों के वर्तनांक दे रखे 1.44, 1.47, 1.33। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.33 किसका है, जल का है। इसका मतलब इसी में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर पेपर में 2 नंबर में पूछा जाए तो लिख दीजिएगा कि जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका वर्तनांक कम होता है उसकी उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ से हमारे सारे न्यूमेरिकल खत्म हो रहे हैं बेटा, ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ से खत्म हो रहे हैं और ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो गया, एंड हो चुका है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में करा चुके थे, कुछ बाकी थे, मैंने सोचा आपको करा दें, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना, जितने क्वेश्चन मैंने बोले घर के लिए उसको कर लीजिएगा, और तरंग दैर्घ्य वाला जो अभी छोड़ा है अगर आप बोलोगे तो वो हम आपको करवा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि आप सर वो वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, तो हम आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।